हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये आप चाहे वनडे के एग्ज़ाम से देख लीजिए, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम से देख लीजिए, चाहे आप स्टेट पीजीएम पीसीएस के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखेंगे, ये सभी दृष्टि से आपको क्या है, महत्वपूर्ण ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक वो ये है कि संविधान के स्रोत। आखिर हमारा संविधान जब 60 से ज़्यादा देशों से लेकर हमारा संविधान बना है, सारे संविधानों के जब हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो जो है 60 देशों से अधिक संविधानों का जब खोज पड़ताल कर रहे थे, तो उन्हीं में से जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं कहाँ से ली गई हैं, आज इसी के बारे में हम लोग क्या है चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान का जो हमारा स्रोत है वो किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे। इसी बारे में आज का ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट करते हुए ना करते हुए आज थोड़ा वीडियो छोटी बनाएंगे। और चलिए, तो पहला चीज़ ये है कि एक आपने एक्ट, अगर मेरी क्लासेस आप देखे होंगे तो मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 को बहुत ही विस्तार से बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि भारत शासन अधिनियम हमारे देश में, हमारे देश के लिए, शासन के लिए, या फिर यूँ कहे तो हमारे संविधान के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसको देखिए। तो सबसे अगर मैं कहूँ कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कोई चीज़ थी तो वो क्या थी, वो था भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि भैया यहाँ से इतना ज़्यादा प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं कि पूछिए मत। समझ लीजिए कि ये भारत शासन 1900 अधिनियम मतलब 1935 जो अधिनियम है, ये अपने आप में ही एक संविधान था। इतना मोटा ताज़ा दस्तावेज था उस समय वो, कि इतने ज़्यादा फैक्ट इसमें था, कि इतने ज़्यादा प्रावधान इसमें थे कि इसमें बहुत सारे प्रावधान क्या है, हूबहू ठीक वैसे ही हमारे संविधान में कॉपी कर लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं मुख्य चीज़ें कौन सी भारत शासन अधिनियम की हैं जो हमारे संविधान में इसमें मौजूद हैं। तो वो है पहले संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो आप क्या है संघीय व्यवस्था देखते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो भैया मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप जाके पीछे क्या है वीडियोज़ को देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो संघीय व्यवस्था मीन्स क्या है, हमारा जो संघ है, हमारा जो एक फेडरल सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट सब लोगों के दिमाग में आया कि एक संघ की व्यवस्था होनी चाहिए। संघ व्यवस्था मीन्स क्या होता है कि इसके एक अपनी छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी जिसे राज्य बोलते हैं, और खुद संघ एक होगा जिसे केंद्र बोलते हैं। तो राज्य और केंद्र का कॉन्सेप्ट ही संघ है अपने आप में। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, संघीय व्यवस्था को लिया गया। हालांकि संघ कौन सी प्रकृति का होगा, ये कैसा नेचर होगा इसका, तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे कि वो कनाडा मॉडल से लिया गया है। लेकिन अभी जो संघ का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया वो कहाँ से आया, वो आया भारत शासन अधिनियम 1935 से आया, संघीय व्यवस्था का मॉडल। अब चलिए देखते हैं दूसरी बात कौन सी ली गई है, न्यायपालिका की संरचना। तो न्यायपालिका कैसे होगी कि चलिए सभी राज्यों के पास अपना एक हाई कोर्ट होगा, और एक केंद्र मतलब जो देश में सर्वोपरि होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उससे ऊपर आदमी नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी संरचनाएं कहाँ से ली गई, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई। और तीसरी बात थी लोक सेवा आयोग, जो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं। तो जो लोक सेवा आयोग है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर इसके अधिकारी कैसे सेलेक्ट होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और तीसरी बात देखिए कि राज्यपाल का कार्यालय। देखिए राज्यपाल कैसे काम करेगा, ये इसमें से नहीं लिया गया है। सिर्फ राज्यपाल का कार्यालय कैसे रहेगा, मतलब कार्यालय जो राज्यपाल होंगे उनका जहाँ जहाँ कार्यालय बनेगा उसमें कौन से लोग नियुक्त होंगे, ये सारी चीज़ें जो है उनके ऑफिस से संबंधित जो चीज़ें हैं राज्यपाल के, वो कहाँ से ली गई हैं, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। और चौथी व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये भी प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है, जैसे आप जब यूपीएससी निकालेंगे या फिर स्टेट पीसीएस निकालेंगे तो एक तरह आप प्रशासन में ही तो जाते हैं भाई। तो वही प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है, प्रशासनिक व्यवस्था ही तो क्या है, नीचे के चीज़ों को संभालती है, ऊपर से जैसे क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या है, कोई कानून बना दिए, अब कानून को लागू कौन कराएगा, कानून को लागू तो पुलिस ही तो कराती है, जुडिशरी ही तो कराती है। तो ये सब क्या है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। तो कहाँ से ली गई हैं, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं।
अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं भैया, क्योंकि ब्रिटेन ने ही तो बनाया था भारत शासन अधिनियम 1935, और ब्रिटेन इसलिए हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं ब्रिटेन से। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ और है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, ये हमारे मतलब संविधान, इसका कार्बन कॉपी कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम से पूछता है कि संविधान किसकी कार्बन कॉपी है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो वो है संसदीय प्रणाली। पहली बात, संसदीय प्रणाली में क्या है, आज हमारे यहाँ संसद है ना, तो एक संसद है, एक मतलब जो उच्च सदन है उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा, जो निम्न सदन है उसको लोकसभा बोलते हैं। तो उसी को तो संसदीय प्रणाली कहते हैं। और एक बात और फैक्ट जान लीजिए, संसदीय प्रणाली सबसे पहले पूरे विश्व में कहाँ लागू हुई थी, तो ब्रिटेन में ही लागू हुई थी। तो उसी संसदीय प्रणाली को हम लोग फॉलो करते हैं जो ब्रिटेन में चलती है। अब है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था मीन्स एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये भी व्यवस्था हम लोग कहाँ से लाए हैं, ब्रिटेन से ही लाए हैं। और तीसरी है विधायी प्रक्रिया। तो हमारे संसद के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे बिल को पास लेकर क्या है, सबसे पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, फिर वहाँ से राष्ट्रपति के पास गया, फिर राष्ट्रपति ने पास किया, तो फाइनली बिल क्या है, पास हो गया ना। तो सबसे पहले वो प्रस्ताव बन कर आया था और लास्ट में बिल बन के निकलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं कि विधायी प्रक्रिया। कैसी विधायी प्रक्रिया होगी अंदर संसद के अंदर, तो वो भी सिस्टम ब्रिटेन से ही लिया गया है। और चौथी बात है विधि का शासन। तो विधि का शासन मीन्स एक तो होता है कि जैसे अगर आपने कानून बना दिया है ना, जैसे आपने कानून बनाया तो आप बोलेंगे कि चलिए आज से ये मतलब कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे 5 साल की सज़ा होगी। मान लीजिए ऐसा कोई कानून आपने बनाया, मान लीजिए कि आप उस क्षेत्र के राजा हैं, ठीक है। तो अगर ये मानते हैं कि जैसे कि आपने कानून बनाया कि कोई चोरी करेगा तो 5 साल की सज़ा होगी, उससे मतलब जेल होगी। तो मान लीजिए एक दिन आपने ही चोरी कर लिया, अब जनता ने आपको देख लिया कि भैया आपने चोरी किया, तो बताइए आपको सज़ा होगी कि नहीं होगी। तो आप राजा हैं, बोले नहीं नहीं अब क्या है, हम इसको कानून को बदलते हैं, जो चोरी करेगा उसको बल्कि इनाम दिया जाएगा। तो अब क्या है, जब अपना खुद पकड़े गए तो बोल दिए कि चोरी की जगह पे इनाम दिया जाएगा, अब सज़ा की जगह पे। तो इसे बोलते हैं कि वहाँ पर अब विधि का शासन नहीं चल रहा है, मीन्स वहाँ पर राजा का शासन चल रहा है, जो मन में आया तो वही बदल रहा है। लेकिन सोचिए जब एक बार रूल बन गया और वो सबके ऊपर लागू हुआ, उसमें राजा भी सम्मिलित हो, मीन्स कानून बनाने वाला भी सम्मिलित हो, तो उसे बोलते हैं वहाँ पर विधि का शासन, मीन्स कानून का शासन है, जब कानून सबके लिए बराबर हो, ठीक है। और पांचवी बात है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में क्या है कि मंत्रिमंडल, हमारे यहाँ भी तो मंत्रिमंडल बनता है। तो मंत्रिमंडल में क्या है, 18-20 मंत्री ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, फिर क्या है कि हमारे गृह मंत्री हो गए, तो ये वाणिज्य मंत्री हो गए, और मतलब ऊर्जा, इस समय तो एमएनआरई चल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जीज, जो मतलब ऊर्जा के मंत्रालय हैं, पर्यावरण मंत्रालय हैं। तो ये सब मुख्य मंत्रालय हैं, परिवहन मंत्रालय है, तो ये मुख्य मंत्रालय 18-20 मंत्रालय, तो उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल व्यवस्था। और यही मंत्रिमंडल तय करती है कि काम को कैसे ढंग से करना है, मीन्स ये मंत्रिमंडल जिम्मेदार होती है सीधा लोकसभा के प्रति। तो ये भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। अब चलिए देखते हैं कि यूएसए मीन्स अमेरिका, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुझे पता है, आपको पता है भैया, आप बहुत ही स्मार्ट हैं, मुझे पता है, आई नो दैट। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका से आखिर कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला प्रावधान है कि प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान में है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणराज्य, तो ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं तो क्या है, वो प्रस्तावना ही तो है। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, तो वो आया था अमेरिका के संविधान से आया था, और वहाँ से हमने कॉपी किया है। और एक है कि मौलिक अधिकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मुझे बताइए कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में, कौन कौन से आर्टिकल में पड़ता है मौलिक अधिकार, मुझे बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसके रक्षक सीधा सुप्रीम कोर्ट भैया डायरेक्ट हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार ये है।
तो मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए एसएससी में कई बार इसको पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। और तीसरी बात है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हमारे यहाँ तो न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं है, आप जानते हैं कि नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र मीन्स क्या होती है कि न्यायपालिका जब कोई डिसीजन देगी, कोई निर्णय देगी, तो उसको ये नहीं देखना रहता कि सरकार नाराज़ ना हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या मतलब किसी भी कोर्ट को लगता है कि वो डिसीजन, उसका निर्णय जो संविधान के अनुसार है, विधि के अनुसार है, जो प्राकृतिक न्याय के अनुसार है, तो वो डिसीजन लेगी। उससे किसी से डरने धमकने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना खुले स्वतंत्र रूप से वो डिसीजन लेगी। तो इसे बोलते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। उसे किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर तो इतने स्वतंत्रता है हमारे यहाँ न्यायपालिका। अगर सरकार कोई कानून बनाती है, अगर वो कानून हमारे संविधान का अतिक्रमण करती है, मीन्स उसके संविधान के उल्लंघन करती है कुछ प्रावधानों का, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उतना बोलते ही, सरकार से बोलते ही, या तो इस कानून को वापस लीजिए आप, या तो जितना कानून आपका संविधान का उल्लंघन कर रहा है उतने कानून को आप खारिज कर दीजिए, जिसे पृथक्करण का सिद्धांत भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ, हम देखेंगे उसमें बोलते हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट में, इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पर बोलते हैं जितना कानून आपका खारिज कर रहा है मतलब संविधान के रूल को, उतना आप क्या है, उतना या तो कानून मतलब उतना कानून आप काट दीजिए, मतलब उसको रद्द कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हम पूरे कानून को ही रद्द कर देंगे। तो बहुत से मामलों में क्या है, सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को ही रद्द कर देती है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितना ज़्यादा है। और चौथी बात जो है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए कोई ऐसा फैसला हो गया जिससे सुप्रीम कोर्ट का एहसास हुआ कि यार वो डिसीजन गलत हो गया था, उसमें हम लोग थोड़ा समझ नहीं पाए, कुछ बिंदु को स्पष्ट नहीं कर पाए थे, मुझे लगता है फिर से केस को रीओपन करना चाहिए और फिर से हम क्या है उस पर डिसीजन लेंगे। तो उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। मीन्स केस को पुनः देखने की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, वो भी अमेरिका के ही संविधान से भी इस आइडिया को लिया गया है। और उपराष्ट्रपति वाला प्रावधान, आप जानते होंगे कि अमेरिका में जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है तो हर न्यूज़पेपर में छाया रहता है। तो उपराष्ट्रपति का वहाँ डिमांड है भैया, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ तो डिमांड नहीं है, कितने मतलब मुझे पता है इस क्लास में जितने बच्चे देख रहे होंगे ना, उनको तो लगभग समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कौन है। कितने लोग तो भैया ये भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति कौन है ना, तो उपराष्ट्रपति को बात ही छोड़ दो। तो उपराष्ट्रपति वाला भी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति वाला प्रावधान, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, प्रावधान नहीं राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग क्या होता है हम इसको देखेंगे जब चैप्टर में पहुँचेंगे तब, राष्ट्रपति वाले में। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, मीन्स राष्ट्रपति को हटाना रहता है, तो वो जो महाभियोग वाला सिस्टम है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसको कर देता हूँ, IMP, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो वो बोलेंगे आप अमेरिका से ली गई है। इसको आप दिमाग में भैया प्लीज़ याद रखिएगा। और जो अगली बात है कि सुप्रीम कोर्ट, SC में सुप्रीम कोर्ट, SC ST ये वाला मत समझना, शेड्यूल कास्ट वाला, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तथा SC हाई कोर्ट के जजों का हटना, तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों का हटना, ये वाला जो सिस्टम है उनके भी ऊपर क्या है, महाभियोग लगता है। हालांकि इन्हें महाभियोग वर्ड सूट नहीं करता, क्योंकि महाभियोग शब्द तो सिर्फ राष्ट्रपति को सूट करता है, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहते हैं, ना कि महाभियोग कहते हैं। लेकिन ये भी सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। अब चौथी बात भैया आयरलैंड की बात कर लें, तो आयरलैंड से जो एक महत्वपूर्ण सबसे चीज़ ली गई है वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, आपने कभी समझा? देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान अच्छा से अच्छा बनाया जाए, सभी सदस्यों का यही मानना था, है ना। तो अब अच्छा से अच्छा कैसे बनता, तो सबसे पहले ये हुआ कि भाई हम क्या है, सारे पूरे विश्व के जो अच्छे अच्छे देश हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे देश हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे संविधान हैं, हम उनके संविधान को चल के देखते हैं और उन संविधानों जो अच्छे अच्छे कानून, जो अच्छे अच्छे नियम हैं, हम उनको लाके अपने ही संविधान में डालते हैं। इससे क्या है, एक बेहतर संविधान का निर्माण होगा और हमें थोड़ा मतलब आंकड़ा भी चलेगा कि हाँ
कौन सा रूल हम लोग डालें तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए फिट बैठेगा। तो वही देख के क्या हम वहाँ से ला गया। तो डीपीएसपी को भी जब यहाँ से देखा इन लोगों ने, आयरलैंड में देखा कि यार वहाँ पर डीपीएसपी जैसा सिस्टम है। तो आप सोचेंगे सर डीपीएसपी होता क्या है आखिर, बताओ थोड़ा सा। चलिए इसको तो हम लोग डीपीएसपी में ध्यान से देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ कि आखिर डीपीएसपी क्या होता है। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य की नीति, जो राज्य अपनी पॉलिसी बनाएगा, चाहे कोई सा भी नियम कानून बनाए राज्य, ठीक है, तो उसमें ये निदेशक का काम करेगा। निदेशक में ये डायरेक्शन देगा कि ये पॉलिसी इस हिसाब से आप बनाइए, कि ये जो डीपीएसपी है ये समानता पर ज़्यादा ध्यान देता है कि लोगों में आर्थिक समानता हो, सबको समान काम मिले, सबको रोजगार मिले, किसी का शोषण न किया जाए, गरीबी का उन्मूलन किया जाए, सबको शिक्षा का अधिकार हो, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो देता है वो डीपीएसपी ने देता है। यहाँ तक कि डीपीएसपी में ये बोलता है सबको रोजगार मिलना ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर डीपीएसपी लागू हो जाता है जिस देश में, मतलब अगर भारत में डीपीएसपी कभी लागू हो जाता है तो ये मान लीजिए कि भारत क्या है, पूरे विश्व का स्वर्ग देश बनेगा। समझ लीजिए कि यहाँ जहाँ पर यहीं पर स्वर्ग होगा अगर जिस दिन डीपीएसपी लागू हो गया। तो आप बोलेंगे सर क्या डीपीएसपी भी लागू नहीं है? तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डीपीएसपी भी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम डीपीएसपी को लागू कर दें। अगर सोचिए, अगर डीपीएसपी में एक प्रावधान ऐसा है कि सबको काम का अधिकार होना चाहिए, अगर जैसे आप गए, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप क्या है, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि सर हमें क्या है, डीपीएसपी में ये कानून दिया गया है, हमें ये अधिकार दिया गया है कि हमें काम का अधिकार है और हमें काम नहीं मिल रहा है। तो सोचिए ऐसे यार, जब छोटे छोटे मामले को लेकर आप जब पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ केसों की भरमार हो जाएगी, इतना ज़्यादा केस हो जाएगा, फिर सरकार भी पागल हो जाएगी, यार हमारे पास जब इतने संसाधन हैं ही नहीं तो हम कहाँ से सबको जॉब देंगे, कहाँ से काम देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं जो है पूरी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, और व्यवस्थाएं पूरी गड़बड़ा जाएंगे, से लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बिगड़ने लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं, राज्य बोलता है कि मतलब सरकार बोलती है जैसे जैसे हमारे यहाँ संसाधन बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे हम डीपीएसपी को लागू करते चले जाएंगे। और उन्होंने बोला जब जितना हम लोग से लागू हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मीन्स राज्य जब भी पॉलिसी बनाए तो इनके प्रावधान को मतलब उल्लंघन न किया जाए। हालांकि बोले कि जब आपकी जो पॉलिसी हो, जो नीति हो, इनके ही प्रावधान की तरफ झुकी होनी चाहिए। तो ठीक है, आशा करते हैं आप अभी शॉर्ट में इतना समझ गए हैं। हम लोग जब डीपीएसपी के चैप्टर में पहुँचेंगे तो वहाँ से क्या है ध्यान से देखेंगे। अब दूसरी प्रावधान जो है कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आप जानते हो कि राज्यसभा हमारे यहाँ कितनी सीट है, मुझे बताइए, 250 सीट है लगभग। तो वहाँ राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनीत सदस्य हमारे क्या है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कितने % सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये बताइए, तो जो मनोनयन का जो सिस्टम है राज्यसभा में वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से ही लिया गया है। और तीसरी बात है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन जो राष्ट्रपति को इलेक्शन के सिस्टम होगा, जो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति निर्वाचित कैसा होगा, इलेक्टेड कैसे होगा, तो वो आयरलैंड से ही लिया गया है। तो अभी और चीज़ें बाकी हैं, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए छू मंतर फिर से मतलब दूसरा स्लाइड है, ठीक है। देखो कुछ देश छूट गए थे, मैं इंपॉर्टेंट फिर से उनको मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि जर्मनी के, देखो जर्मनी से क्या लिया गया भैया, तो आपातकाल में एफ मीन्स फंडामेंटल राइट्स। कहाँ समझे हो, फंडामेंटल राइट्स मीन्स मूल अधिकार। तो आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन मीन्स कैंसल। तो जब भी आपातकाल लगता है हमारे यहाँ, तो आपातकाल हमारे यहाँ कितना है, 3 टाइप के हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और 360 वित्तीय आपातकाल। 3 टाइप के आपातकाल हमारे संविधान में लिखित हैं। तो जब भी आपातकाल लगता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं, ठीक है। 20 और 21 को क्यों छोड़ा जाता है भैया बताओ। मैं अगर बताऊंगा ना 20 और 21 क्यों छोड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। हम लोग जब राष्ट्रीय आपातकाल में पहुँचेंगे ना तब वहाँ से ध्यान से देखेंगे, समझे।
बता दें, नहीं बताएं, चलो वहाँ बताएंगे, ठीक है। चलो, अब जर्मनी आपातकाल में एफआर का निलंबन मीन्स तो ये आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है, इस प्रावधान को कहाँ से लिया गया? इस प्रावधान को जर्मनी से लिया गया। अब बात करें अफ्रीका की भैया, अफ्रीका सब कुछ वहाँ अफ्रीका मिलता है, ठीक है। तो अफ्रीका में क्या है? संविधान संशोधन। हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है ना, पता है। अब तक कितना बार संशोधन भा है नहीं पता बा, हेरा तो कितना बार संशोधन हुआ हमारे संविधान में, ज़रा बताइए मुझे कमेंट करके। और जीएसटी कौन से संशोधन का बच्चा है बताइए, जीएसटी कौन से संशोधन में निकला वो भी बताइए मुझे। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? अफ्रीका से। कहाँ से भैया? अफ्रीका से। और जापान। अच्छा बताइए, संविधान संशोधन हमारे यहाँ कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक तो होता है विशेष बहुमत लगता है संविधान संशोधन करने में। विशेष बहुमत मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि उस दिन सदन मीन्स मतलब मान लीजिए पहले बिल आया, अगर लोकसभा में 500 सीटें, मान लीजिए उस दिन 300 सदस्य आए हैं, ठीक है। अगर विशेष बहुमत चाहिए मीन्स 2/3 चाहिए। 2/3 समझते हैं आप लोग, कि अगर 3 लोग आए हैं तो 2 लोग कम से कम वोटिंग दें उसमें। तो इस प्रकार अगर आप 300 में से समझिए, 300 का अगर 2/3 करें तो 300 कौन है? सदन में उपस्थित लोग हैं जो बैठे हैं। अगर उसका विशेष बहुमत करें, 3 से काट दो 100 और 100 का 200। तो मीन्स अगर 300 लोग सदन में उपस्थित हैं उस दिन, तो 200 लोग वोटिंग करेंगे, तब आपका जो आपने प्रस्ताव लाया है वो पास होगा उस सदन से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं विशेष बहुमत चाहिए आपको। तो एक विशेष बहुमत की प्रक्रिया हो गई। एक होता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए, ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है साधारण बहुमत। सिंपल, साधारण बहुमत मीन्स 1/2, 50%। मतलब अगर 300 लोग उपस्थित हैं ना, अगर साधारण बहुमत बात करें 1/2 मीन्स 150 लोग, सिर्फ अगर आधे लोग आपके पक्ष में वोटिंग कर देते हैं तो आपका प्रस्ताव पास। कहाँ समझे? चलिए तो जापान से कौन से क्या लिया गया? संविधान संशोधन आपने समझ लिया कहाँ से लिया गया? अफ्रीका से लिया गया। अब जापान की बात करें तो जापान से क्या लिया गया भैया? पान नहीं लिया गया जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये क्या होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? क्या होती है? तो मैंने जैसे बताया कि जैसे एक आदमी को बोला कि चलिए भाई, मैंने कानून बनाया कि एक आदमी को जब भी फांसी दी जाएगी तो उसे 5 कोड़े मारे जाएंगे फांसी देने से पहले। और कोड़ा जो है वो एक मजबूत रस्सी का होना चाहिए। और रस्सी जो है, मैंने किसी कंपनी का नाम बोल दिया, मालूम, मैंने बोला कि वो रस्सी नायलॉन की होनी चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया हमने बनाई कि फांसी लगने से पहले क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए। तो अब फांसी हो सकता है, मैंने गलत मतलब मैंने ऐसे बताया कि कोई आदमी अगर छींके तो उसे फांसी दे दो, ऐसा मैंने रूल बना दिया कि कोई आदमी छींके तो उसे फांसी दे दो। तो अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये जाके नहीं बोलेगा कि अरे सर छींकने में कौन यार फांसी देता है, हाँ पागल हो गया क्या, छींकने फांसी दोगे? तब इसमें क्या होगा? या तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगी, बोलेगी नहीं कानून ही आपने सरकार ने गलत बनाया, तो उसे रद्द कर देगी अगर उतना पावर होगी। हालांकि हमारे यहाँ न्यायपालिका में तो उतना पावर है भैया, वो तो रद्द कर देगी। अगर नहीं है तो ब्रिटेन की इतना मुंह बना के देखे, ब्रिटेन में इतना पावर नहीं है न्यायपालिका के बाद। ब्रिटेन की संसद ने अगर कोई कानून पास कर दिया है तो सिर्फ आपको ये देखना है कि जो कानून बनाया गया है उसके प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, मतलब जो प्रक्रिया आपको बताई गई है कि नहीं। तो उसमें बोलेंगे कि जो प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसे पूरा लागू मतलब फॉलो किया गया कि नहीं, वही रस्सी लाएगी कि नहीं उसको लटकाने के लिए, 5 कोड़े मारे गए कि नहीं मारे गए उसको। तो ये चीज़ें जब देखी जाती हैं तो बोलेंगे हमारे यहाँ लेने की क्या आवश्यकता थी इसको। तो बहुत जगह काम है, ये भी हमारे यहाँ काम करता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही काम करती है। अब जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 21 है, जीवन का अधिकार है हमें। तो अगर जैसे जीवन अधिकारी में शादी का भी अधिकार दिया गया है हमें, ठीक है।
तो इसमें ये बोला जाता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। भैया दैहिक स्वतंत्रता मीन्स क्या है? जैसे अगर आपने शादी की, आप किसी के साथ दैहिक स्वतंत्र संबंध है बनाएंगे, ठीक है। अगर आपकी ही मर्जी नहीं है कि वो हमारे शरीर को टच करे, अगर मेरी शरीर है तो भैया हम इसके मालिक हैं कि नहीं यार, कम से कम एक मालिकाना तो दे दो यार समाज वालों, इस साल हम अपने शरीर का तो मालिक बन जाए। लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 21 में देता है ये चीज़ कि आप अपने शरीर के मालिक हैं, आप अपने प्राण के मालिक हैं। तो आपका प्राण तभी लिया जाता है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ऐसे नहीं कोई आया कि धार चौंक दिया, वो बोला कि लो हमको तो मज़ा आया चौंकने में इसलिए चौंक दिए, हो गया मर्डर आपका। तो भैया नहीं, जब तक कानून नहीं बोलेगा तब तक आपका प्राण कोई ले नहीं सकता। यानी आपका प्राण तभी लिया जाता है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उस पर लागू की जाए। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। और फ्रांस से क्या लिया गया भैया? तो फ्रांस में अगर देखें तो प्यारी प्यारी चीज़ें ली गई। स्वतंत्रता, वेरी गुड। स्वतंत्र हालांकि आज तक नहीं हुआ, अंग्रेज तो चले गए लेकिन गुलाम किसी और लोगों ने कर लिए, समाज वालों ने कर लिए, रिश्तेदारों ने कर लिया, है ना, और सब लोगों ने कर लिया। लेकिन स्वतंत्रता तो आज भी हमें नहीं मिली है सही मायने में जैसे मिलनी चाहिए थी। इस स्वतंत्रता का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था भैया। फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे अपनी जान ऐसे ही नहीं दी थी कि हमारी यही स्वतंत्रता मिले। किसी के साथ मैरिटल रेप हो रहा है तो किसी क्या है, दमन शोषण तो आज भी हो रहा है। इतने बड़े लोग हैं, बड़े होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। कौन सी स्वतंत्रता है? मुझे तो नहीं लगता भैया। समता समानता है, समानता सिर्फ लिया है रूल, सब ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? समानता है कहीं पर? मुझे तो नहीं है। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, वेरी गुड। गणतंत्र, है ना, कितना हैवी हैवी वर्ड सुनने में मस्त वाले वर्ड हैं, सब फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस ऐसे देता है राफेल फाइटर की तरह। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से मजबूत संघ लिया गया है। मजबूत संघ, सिर्फ संघ नहीं, मजबूत संघ। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या लिया गया था कि सिर्फ संघ ही व्यवस्था ली गई थी। लेकिन संघ कितना मजबूत होगा? कौन? भाई संघ तो बहुत सारे देशों में, ब्रिटेन भी चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है। तो कौन सा संघ लिया जाए, ये भी तो प्रश्न था भारत के सामने। तो जैसे अगर आपने गया, जैसे आप यूपीएससी कोचिंग करने जाएंगे, अगर आप मान लीजिए कोई सब कोचिंग करने जाते हैं तो आप बताइए, जब जाते हैं तो वहाँ पर चलिए एक बार टारगेट बनाए कि हमें कोचिंग करना है। अब वहाँ गए तो आप किसी से विचार विमर्श तो करेंगे यार, कौन सी कोचिंग ठीक है, किस में एडमिशन ले। तो फिर जाके फिर एडमिशन लेते हैं। हाँ भैया इस कोचिंग में ठीक है, ये फला फला इसमें चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं तो मैं इसमें एडमिशन लेता हूँ। तो ऐसे ही भारत भी तो देखेगा कि इनके भी पास संघ है, उनके भी पास संघ व्यवस्था है, उनके पास संघ व्यवस्था है। लेकिन कनाडा में कुछ खास है भैया, तो भारत ने उसको लिया। तो उसमें खास क्या है? उसमें मजबूत संघ की व्यवस्था की गई है। मजबूत संघ मीन्स क्या होता है? जो एकात्मकता की तरफ झुकी हुई, जो यूनाइटेड की तरह काम करता हो। मीन्स जैसे कि भारत में जब आपातकाल लग जाता है तो भारत की संघ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जो हमारा जो मतलब केंद्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। राज्यों की सारी शक्तियाँ छीन ले जाती हैं, उसमें सिर्फ केंद्र काम करता है। जो संसद बोलेगा सिर्फ वही होगा पूरे भारत में। तो इसे बोलते हैं क्या है? एक मजबूत संघ है। कब? जब हमारे यहाँ आपातकाल लगता है। तो हमारे यहाँ दोनों स्थितियाँ हैं, जब हमारे यहाँ आपात नहीं है, जब नॉर्मल कंडीशन है तो सारी चीज़ें बढ़िया से, संघ हमारा थोड़ा लचीला हो जाता है। जैसे ही आपातकाल लगता है हमारा संविधान मतलब हमारा संघ एकदम टकाटक रेडी। और कनाडा में और क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र में हमारे यहाँ 3 शक्तियाँ, समझते कि नहीं समझते हैं? मतलब तीन सूचियाँ हमारे यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूची सुनेंगे। इसके बाद चौथी सूची भी है, हालांकि उसे कहीं लिखा नहीं गया है। लोग बोलते हैं जब तीनों सूचियों में भैया जब कोई कानून बच जाए, संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, तो कोई कानून ऐसा है मान लो तीनों सूची में मैच ही नहीं कर रहा यार, बोले यार इसको भूल गए हम लोग लिखना, अभी इस कहाँ से लें? तो बोले इसको यार ना अवशिष्ट शक्ति में डाल दो, जो अवशिष्ट शक्ति बचेगी उसको केंद्र में माना जाएगा। तो ये चीज़ भी कहाँ से? कनाडा में ली गई। अब केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। हमारे यहाँ तो क्या है, ये सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। हमारे यहाँ तो केंद्र ही जो है वही तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या बोलते हैं भैया कि ये केंद्र का एजेंट है, मतलब जाके अपना जो है इसे राज्य के ऊपर नज़र रखे रहता है, अपना देखता रहता है। हाँ भैया कानून लगाए का, राष्ट्रपति शासन लगवाए का, भेजें, अरे न मोदी चाचा लगाएं,
अरे बातें नहीं मार रहा, भेज दिए हैं यहाँ पर, सिर्फ कुत्ता की तरह घूम रहे हैं, बताइए इतना बेइज्जती हो रही है। तो भैया यही तो है, राज्यपाल क्या कर रहे हैं वहाँ पर जाके, सिर्फ अपना क्या है चौकीदारी कर रहे हैं राज्यों में जा जाके। अब यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल कितना मामला आता है, बार बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हमेशा झड़प हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया कि भाई जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही काम करे, ज़्यादा ऐंठे गोइठे नहीं। लेकिन फिर भी राज्यपाल कभी कभी ऐंठ जाते हैं। तो राज्यपाल को इसीलिए तो भेजा है केंद्र ने कि अगर राज्य जरा से भी कुछ चालाकी करे, जरा सी भी संविधान की अवहेलना करे, या केंद्र जो कहे अगर राज्य ना माने, तो आप बस तुरंत एक फ़ोन कीजिए, बस चाचा एक फ़ोन कीजिए, तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तरीके लगा दिए। तो ये हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया से कौन प्रावधान लिया गया भैया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। ये क्या होती है? मैंने बताया ना, राज्य सूची, इस पर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। संघ सूची सिर्फ संघ कानून बनाएगा, मतलब केंद्र सूची इसे बोलते हैं, मतलब केंद्र कानून बनाएगा। अब हो गई समवर्ती सूची, जिस पे दोनों कानून बनाएंगे। तो इसमें कौन कौन से विषय, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिस पे दोनों कानून बनाएंगे? जैसे कि शिक्षा में केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी बनाता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इसको हम लोग अंदर देखेंगे। यही देख लेंगे तो वीडियो भैया लंबा हो जाएगा, थोड़ा समझिए। और दूसरी बात है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। जैसे अगर यहाँ पर, जैसे इंडिया में क्या सिस्टम है, अगर आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो मुझे बताइए, जैसे आप यूपी से हैं, मुंबई गए आप ट्रेड करने, तो आपको वहाँ पर कोई रोकेगा कि आपको बोले भैया वीज़ा पासपोर्ट आप दिखाइए तब यहाँ पर ट्रेड कीजिए? करते हैं ना लोग जाके। अब बिहार वाले जाके वहाँ इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे पैलेस न खाइलेस धोखा कहीं अपना जो है बेच रहे हैं, खा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पर आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाइए, पूरे इंडिया में घूमिए भैया, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। और तीसरी बात है संसद की संयुक्त बैठक। अब बताइए संसद की संयुक्त बैठक क्या होती है? समझ रहे हैं आप लोग संसद की संयुक्त बैठक क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई बिल आया, वो संसद मतलब लोकसभा में गया, लोकसभा ने पास कर दिया, मान लो राज्यसभा में गया, राज्यसभा एकदम ऐठे खड़ी है यार तेरे की, नहीं करते पास, नहीं करते पास। अरे राज्यसभा लोकसभा भैया कर दो यार, अरे नहीं बड़े भाई हैं, नहीं करते पास। बोले अच्छा बेटा। बोले तीसरा नियम लगाते। बोले क्या लगाओगे? बोले हम संयुक्त बैठक बुलाएंगे। बोले क्या होता है भाई? बोले राज्यसभा और लोकसभा वाले सब एक ही में बैठो, भिड़िया जाओ, मिल के बैठो सब लोग। बोले 500-550 उसका बैठो, 250 उसका बैठो, माँ का बहन का भाई का सबका बदला लेकर तेरा भाईजाल, है ना। तो क्या बोलो कि एक संयुक्त बैठक ये लोग बैठा दिए, जिसमें राज्यसभा के लोग बैठ गए, लोकसभा के लोग बैठ गए। अब बोले भैया अब प्रस्ताव लाओ, अब तब बिल पास होगा। उसमें बैठा दिया। बोले संसद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बोले जो वही लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो यही बोलते हैं कि क्या है संयुक्त बैठक बुलाना। तो संयुक्त बैठक किन स्थिति में बुलाया जाता है? जब ऐसा कंडीशन फंस जाए, जब राज्यसभा लोकसभा में कोई एक ऐंठ जाए, ठीक है, समझे। और रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य समझते हैं आप लोग? अगर राज्य बोल रहे हैं हम लोग तुमको हम मूल अधिकार दे रहे हैं कि आप बढ़िया से घूमिए टहरिए, मनपसंद लड़की के साथ बातचीत कीजिए, शादी वादी कीजिए, खाइए पीजिए, पढ़िए लिखिए, जब इतना दे रहे हैं तुम्हारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। बोले हमारा क्या दायित्व बनता है सर, हम तो सिर्फ घूमेंगे बढ़िया से, तुम्हारा भी दायित्व बनता है भाई, आप एक देश के नागरिक हैं तो आपको इतना तो दायित्व बनता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर थूके ना, कि जो मज़ा फू करने में नहीं थू करने में है, मुंह तोड़ दिया जाएगा। राज्य ऐसा बोलता, मैं नहीं। तो बोले मौलिक कर्तव्य है ना, तो आपका कर्तव्य है कि सार्वजनिक जगहों पर झगड़ा ना करें, सार्वजनिक चीज़ों को तोड़े ना, कि बस में आग लगा दिए, ट्रेन फूंक रहे हैं, ठीक है, सड़क कहीं तोड़ दिए। तो ये बोलते हैं आपका एक कर्तव्य है कि आप सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करें, ठीक है, एटलीस्ट सुरक्षा न कर दे यार, नष्ट भी ना करें। न्याय की विचारधारा, वाह 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 वाह, न्याय की विचारधारा देख रहे हैं, ये भी रूस से लिया गया है। यहाँ पर तुम लोग ने क्या देखा? स्वतंत्रता थी, समता था, बंधुत्व था, गणतंत्र था। यहाँ पर न्याय छूट गया था। यहाँ से पुतिन भैया लेकर आ गए रूस वाले। तो पुतिन भैया क्या लेकर आ गए? बोले हम न्याय करेंगे। सोचो, हालांकि रूस हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा मतलब पर्सनल हमारे पुतिन दोस्त नहीं है, अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है, और होगी भी नहीं शायद। तो
रूस क्या है, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। इसकी स्टोरी हम कभी देखेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जब भारत जो है ये टेस्ट कर रहा था, जैसे हम लोग जब पहला जब न्यूक्लियर परीक्षण हम लोग कर रहे थे, तो सारे वर्ल्ड के सारे देशों ने बोल दिया हम लोग भारत का साथ छोड़ रहे हैं। सिर्फ भाई ने बोला, रूस आके बोला मैं हूँ तेरे साथ, चल बोलने 10 सालों को। तो ऐसा है रूस, पुतिन, ठीक है। तो रूस ने क्या है, इसके और बहुत सारे किस्से कहानी हैं, लेकिन अभी बता दो किस्से कहानी है ये पढ़ने आए हो, बोलोगे सर आप बोले थे कि सिर्फ क्या है हम लोग संविधान का स्रोत पढ़ रहे थे, स्रोत में पूरी स्टोरी गाँच के रख दिए। तो ठीक है यार, अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को शेयर कीजिए और सारे वीडियोज़ देखिएगा, और किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं तो संविधान इसमें पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ मैं संविधान, ठीक है। तो साथियों ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।